हेलो दोस्तों, आज हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित 17 नवंबर 2021 का जो सिलेबस है, जिसके तहत सेमेस्टर वाइज बीएड का जो हमारा पैटर्न किया गया है, जिसमें इन्वायरमेंटली शिक्षा के तहत पेपर का जो कोड है 105 में हम प्रथम चैप्टर के एक टॉपिक पर्यावरण के महत्व को आज हम पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि पर्यावरण का जो महत्व है, इसके बारे में इसमें बताया गया है कि एक ग्रेजुएशन लेवल पे इसके महत्व को जान के ही हम देखते हैं कि इस समय इंडिया के अधिकांश यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन लेवल पे एक पर्यावरणीय शिक्षा के रूप में, एक जागरूकता फैलाने के रूप में हम देखते हैं क्या करते हैं, पर्यावरण शिक्षा को हम पर्यावरण को पढ़ाया जाता है। एक क्या करते हैं, कंपलसरी एजुकेशन के रूप में ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। जिसमें हम देखते हैं अभी तक ज्ञात शोधों के आधार पर कहा जा सकता है पृथ्वी पर जीवन है। इस ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर्यावरण कुछ इस ढंग से संतुलित हुआ है जिससे जीवों का उद्भव और विकास हो सका। किंतु वर्तमान में औद्योगिक विकास, वैज्ञानिक अनुसंधान, आर्थिक प्रगति के नाम पर युगों से संतुलित पर्यावरण, औद्योगिक क्रांति 1917 फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हम मानते हैं, जहाँ से हम पुनर्जागरण भी मान लेते हैं, के बाद विगत कुछ समय से पर्यावरण का अवन्य, एक हास, एक क्षति, संसाधन हास, पारिस्थितिकी असंतुलन से पर्यावरणीय समस्याओं का एवं संकट उत्पन्न हो रहे हैं। हम देखते हैं कि प्रकृति में परिवर्तन होता है तो सहनीय था, मतलब प्रकृति अपने आप को परिवर्तित करती रहती हो। कैसे? वैसे हम कहते हैं कि प्रकृति अपने को खुद को संवारती है। वैसे ये कहा जा रहा है कि प्रकृति में परिवर्तन होता तो सहनीय था, परंतु किंतु मानव के कार्यकलापों से प्रकृति में किए गए हस्तक्षेप से जीवन पर अस्तित्व पर संकट आ पहुंचा है। जीवन के अस्तित्व पर संकट आ पहुंचा है। पर्यावरण अवनयन विश्व की प्रमुख समस्याओं में से एक है। एकमात्र ये इतना प्रमुख समस्याओं में से इतना प्रमुख समस्या क्यों है, इतना अधिक इस पर हमें चिंता करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हम देखेंगे हमारे पास कितने 8 ग्रह हैं और 8 ग्रह में हम देखेंगे पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें हमें जीवन संभव है। इसलिए ये कहा जाता है कि ये इसलिए कह रहे हैं कि एकमात्र जीवंत ग्रह की जीवन समस्या क्या है? पर्यावरण की क्षति है, अवनयन है। पर्यावरण हास की यदि यही गति रहा तो मानव जीवन पर संकट भविष्य में बहुत निकट होगा। और आगे हम देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन का पारिस्थितिकी शास्त्र, एक पारिस्थितिकी शास्त्र और भूगोल का विषय का ये मतलब कहेंगे कि भूगोल विषय और पारिस्थितिकी शास्त्र के तहत ही हम क्या ने इन्वायरमेंटल शिक्षा को स्टार्ट किया। मतलब इसके मूल में भूगोल विषय और पारिस्थितिकी शास्त्र हैं। पर्यावरण विगत शताब्दी से नए आयामों को परिवर्तित हुआ, अर्थात परिवहन के साधन, औद्योगिक एवं नगरीय विकास में तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, आधुनिक तकनीकी और उच्च जीवन स्तर ने पर्यावरण के नए आयाम स्थापित किए। यथा जल जीवंत जगत की आत्मा है। हम देखते हैं कि जल ही जीवन है, ऐसा कहा जाता है, इसलिए कहा गया है कि जल जीवंत जगत की आत्मा है। किंतु हम देख रहे हैं ये जो जगत का जो आत्मा है वही प्रदूषित हो रहा है। क्या है? किंतु वर्तमान में प्रदूषित जल रोगों का संवाहक बन रहा है। मतलब हम कह रहे हैं कि जो हमारे लिए क्या था, जीवंत जो हमारा आत्मा है वही हम क्या कर रहे हैं, उसी को हम क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए हमें पर्यावरण अध्ययन का इम्पोर्टेंस, एक महत्व है जो इसको हमको पढ़ना चाहिए और हमको जागरूक होना चाहिए। फिर आगे देखते हैं, वर्तमान में पृथ्वी पर जितनी भी जनसंख्या है उतनी पहले कभी नहीं थी। मतलब इस समय हम ऐसा माना जाता है कि हमारे पूरी पृथ्वी पर 7 अरब जनसंख्या है और 7 अरब जनसंख्या इससे पहले कभी नहीं थी। वो अलग बात है कि पहले कभी रही होंगे, कोई अगर सिविलाइजेशन रहा हो, कोई भी उसमें रहा हो, लेकिन जब से हमें अज्ञात स्रोत है तब से तो कोई 7 अरब जनसंख्या कोई अभी तक नहीं हुई। इसके आगे देखते हैं, इस जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसाधनों का शोषण और अधिक तेजी से हो रहा है। अब 7 अरब जनसंख्या है, इससे पहले कभी न रही, तो क्या होगा, हमें संसाधनों का उतनी तेजी से, जितने भी लोग होंगे उस संसाधनों का दोहन करेंगे। एक और चीज़ है, हम देखते हैं कि जैसे भी पर्यावरण शिक्षा स्टार्ट हुआ, एक सतत विकास की अवधारणा आई। ये सतत विकास क्या था?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम कहते हैं कि हमें संसाधनों का दोहन तो करना चाहिए, हमें संसाधनों का दोहन का हक है, लेकिन संसाधनों का अति दोहन नहीं करना चाहिए। ये सबसे खतरनाक है। यही था सतत विकास। मतलब संसाधनों का दोहन है कि हम प्रेजेंट में जो हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं वो संसाधनों का दोहन है। मतलब अगर हम संसाधनों का अति दोहन करते हैं तो ये क्या है, अति दोहन। ये हमारे भविष्य, जो हमारी भावी पीढ़ी है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, खतरा मोल रहे हैं। मतलब हमारे भविष्य की जो भी हमारे भविष्य में आने वाली हमारी पीढ़ी है, उनके संसाधनों का ध्यान में रखते हुए कि उनके लिए भी संसाधन बहुत रहे, उसको हमको संसाधनों का दोहन करना चाहिए, अति दोहन से बचना चाहिए। यही है कि हमें कि जो भी इस समय जनसंख्या हमारे 7 अरब है, उसी के अनुसार हम ये कहा जा रहा है कि इससे पहले कभी इतनी जनसंख्या नहीं रही। फिर देखते हैं इन जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें उतने संसाधन की ज़रूरत है। फिर देखेंगे साथ ही अवांछित, अविघटनशील, अनुपयोगी जहरीले पदार्थों का निस्सरण भी हो रहा है, जिससे पुनर्चक्रीय जो भी पुनर्चक्रीकरण की जो भी चीज़ें होती हैं वो नहीं हो पा रही है। ऐसे हम अभी बता रहे थे कि वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि पर्यावरण अपने को खुद को संवारती है। यही है पुनर्चक्रीकरण की प्रक्रिया। मतलब पर्यावरण खुद को रिसाइकल नहीं कर पा रही है, तो फिर ये क्या होगा, पर्यावरण की में निरंतर हाथ से एक दुष्प्रभाव के कारण और निदान के अध्ययन हेतु पर्यावरण अध्ययन आवश्यकता वर्तमान युग की मांग है। ये हम ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान युग की मांग है। पर्यावरण की आवश्यकता हमें क्यों है, इम्पोर्टेंस इतना क्यों है, क्योंकि वर्तमान युग की मांग है। क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, पर्यावरण की निरंतर ह्रास हो रहा है और उसके दुष्प्रभाव भी है। पुनर्चक्रण प्रक्रिया में, रिसाइकलिंग में भी क्या हो रहा है, बाधा आ रहा है, जिसकी वजह से हमको इसके इम्पोर्टेंस को, इसमें जागरूकता के लिए हमके पर्यावरण अध्ययन को पढ़ना एकदम जरूरी हो जा रहा है। फिर देखेंगे ज्ञान होने से, उसके कारण जानने से, अगर देखिए कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसका ज्ञान होगा, उसके कारण को जानेंगे, तभी हम क्या करेंगे, उसका निदान जान पाएंगे। वही ये कह रहा है कि अगर हमको किसी भी चीज़ का निदान जानना हो, जैसे हमारे पास कोई भी हमें डिजीज होता है, तो सब पहले हम सिम्टम के थ्रू या जो भी है हमको निदान उसको कैसे कर पाएंगे, जब तक उसके हमके कारण को नहीं जानेंगे कि हमको बुखार हुआ, कि हमको खांसी हुआ, कि क्या हुआ, तभी तो हम उसी प्रकार का हम उसको पिल्स को लेंगे। फिर हम आगे देखते हैं हमें पहले देखें कि पहले हमारा पर्यावरण का इम्पोर्टेंस इसलिए निदान हमें ज़रूरी है। क्या है, ह्रास हो रहा है, पुनर्चक्र की प्रक्रिया में बाधा आ रही है, इसलिए हमको ज़रूरी है पर्यावरण को पढ़ना। फिर देखेंगे पर्यावरण संरक्षण, विकास में संतुलन स्थापित हो सके, संपोषित विकास हो, ये पर्यावरण की एक पिलर के रूप में है। विनाश रहित अस्थायी विकास संभव हो सके, विनाश रहित एक अस्थायी विकास हो सके, साथ ही स्थानीय पर्यावरण शुद्ध कर विश्व पर्यावरण संरक्षण पर बल मिल सके, इसलिए पर्यावरण का अध्ययन वर्तमान युग में महत्वपूर्ण हो गया है। पर्यावरण अध्ययन के महत्व को 3 प्रमुख विवेचन किया जा सकता है। 3 प्रमुख बिंदुओं पर हम क्या कर सकते हैं, विवेचन कर सकते हैं, जिसमें पहला है औद्योगिक संदर्भ में, इन इंडस्ट्रियल कॉन्टेक्स्ट। औद्योगिक क्रांति की लहर से प्रभावित प्रौद्योगिक अग्रसित मानव टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट औद्योगिक युग में आ पहुंचा। औद्योगिक की विकास हेतु आधुनिक उच्च तकनीकी के कारण कृषि, वन, खनिज, पशु और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का अधिक शोषण हो रहा। साथ ही औद्योगिक उत्पाद से जहरीले रसायन हवा, पानी, मिट्टी, वायुमंडल में छोड़े जा रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारा हवा भी दूषित हो रहा है, हवा है, पानी दूषित हो रहा है, पानी में इंडस्ट्री की जितनी गंदे पानी हम गंदे पानी बहाते हैं, उससे मिट्टी में हम बहुत सारे खाद अधिक यूज करने से, वायुमंडल में हमें जहरीले गैस छोड़ने से, जैसे हमें आधा कोयला जला जिससे CO निकला, CO2 की वजह से हमें क्या हो रहा है, वायुमंडल भी प्रदूषित हो रहा है, जिससे मानव जनित पर्यावरण संकट होता है। प्रकृति तो अपने आप को खुद संवार लेती है अगर कम से कम करती है तो, लेकिन ये तो मानव जनित है, जिसमें उसको मानव को ही कुछ हस्तक्षेप करना पड़ेगा, खुद को जागरूक करना पड़ेगा। इसलिए इसका क्या है, मानव जनित जो पर्यावरण संकट है, समस्याओं, प्रकोपों का जन्म हो रहा है। इस पारिस्थितिकी असंतुलन से जैव विविधता को खतरा हो गया है। जैव विविधता क्या है, हम जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे एक मनुष्य के रहने की हर संसाधन उपलब्ध है। जैसे मनुष्य का जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसका घर होता है, घर के आसपास पानी मौजूद है, उसके खाने की हर चीज़ें मौजूद है, मतलब एक जैव मंडल क्रिएट हो जाता है। मतलब अगर हम कहें कि जैव मंडल
कहीं और, जैसे हम चले जाते हैं मंगल ग्रह पे। मंगल ग्रह पे जैवमंडल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तो एक चीज़ें हो सकती हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जैवमंडल वहाँ पे कब क्रिएट होगा? जब वहाँ पे पानी की हम संभावना हो, फिर वहाँ पे मनुष्य जाए, वहाँ पे हवा बने, हवा के फिर वहाँ के रहने के हर संसाधन मिल जाए, फिर एक जैवमंडल क्रिएट होगा। फिर वही कहते हैं जैवमंडल के अगर ये जैवमंडल पर खतरा हो रहा है। फिर कहेंगे कि उद्योग और परिवहन प्रदूषण पैदा करने वाले प्रमुख कारण हैं, अतः इनका प्रबंधन और नियोजन हेतु पर्यावरण विषय का अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा देखेंगे नगरीकरण के संदर्भ में, सिविलाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में साधारण विकास के कारण नगरीकरण की प्रकृति आज भी विश्वव्यापी हो गई है। 21वीं सदी के पूर्वार्ध से ही विश्व की आधी जनसंख्या नगरीकृत हो जाएगी। हम देखेंगे ये 21st सेंचुरी चल रही है और इसमें मतलब 2050 तक ऐसे कह सकते हैं इसका जो जितनी भी जनसंख्या है उसकी आधी जनसंख्या क्या होगी? नगरीकृत हो जाएगी। अगर जनसंख्या नगरीकृत होगी तो इसमें क्या है? रोजगार प्राप्ति, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, जीवन स्तर आदि के आकर्षण से नगरीय जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि विगत सदी से हो चुकी है। हम देखेंगे जैसे हमारा अपना जागरण स्टार्ट हुआ, उसमें हम देखेंगे लोग अधिक गाँव से निकलकर शहरों में जाने लगे, एक जॉब के पाने के चक्कर में और एक अच्छी लाइफ जीने के चक्कर में हमने क्या किया? हमने अपने जीवन को गाँव से कट के हमने क्या किया? नगरीकृत कर लिया। इसलिए कहा जा रहा है कि 21वीं सदी के पूर्व में ही, पूर्वार्ध में ही हम देखेंगे कि आधी से विश्व की आधी जनसंख्या नगरीकृत हो गई रहेगी। साथ ही निरंतर होते औद्योगिक विकास, रोजगार और नित्य सुलभ अवसर सुलभ होने से नगरों में अनियंत्रित जनसंख्या, अनियोजित आवास के कारण मानव जनित प्रदूषण पर्यावरण का जन्म हुआ। यही कारण है कि मानव क्या हुआ? प्रदूषण का जन्म हुआ। जो भी प्रदूषण है उसका जन्म होता है। अब हम इसमें और देखते हैं कि जिसमें अनियंत्रित जनसंख्या था, अनियोजित आवास था, इससे क्या हुआ? पर्यावरण प्रदूषण का जन्म हुआ, अर्थात नगरीय पर्यावरण से हास गिरावट। इस नए प्रदूषित पर्यावरणीय प्रभाव से प्रकृति के जो तत्व संरक्षित हैं, प्रभावित हुए हैं, उनकी प्राकृतिक गुणधर्मता में कमी आ गई। यह प्रभाव हम किस पे देखते हैं? वायु पे, जल, मृदा, वनस्पतियों आदि से होकर मानवीय स्वास्थ्य और उसकी कार्य क्षमता पर पड़ा। अतः भविष्य में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का ज्ञान रखना और महत्वपूर्ण होगा। अब हम एक और कॉन्टेक्स्ट है, तीसरा कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, तकनीकी विकास के संदर्भ में कैसे है ये। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रकृति भी पर्यावरण दूषित करती है, किंतु बहुत शीघ्र संतुलन उसमें बिठा लेते हैं। अभी मैं कह रहा था ना, जो रिसाइक्लिंग प्रकृति अपने खुद को संवारती है, यही चीज़ है। किंतु तकनीकी विकास कर मानव ने इससे पर्यावरणीय समस्या पैदा कर दी। उस समस्या के समाधान हेतु मानव थे सोचना चाहिए, मानव थे नहीं, मानव को यहाँ पे थे नहीं रहेगा, मानव को ही सोचना चाहिए। जैव प्रौद्योगिकी, भौगोलिक नियोजन और पारिस्थितिकी कृषि इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। निसंदेह उच्च तकनीकी के कौशल से विश्व का पोषण क्षमता में अद्भुत वृद्धि हुई। पृथ्वी पर मानव निवास विगत 10 लाख वर्षों से है, परंतु जनसंख्या में जितनी वृद्धि 10 लाख वर्षों में नहीं हुई, उतनी क्या हुई? 100 वर्षों में हमने के एक शताब्दी में हमें देखने को मिली। जितनी 10 लाख वर्षों में नहीं हुई, उतना एक शताब्दी में हो गया। इसके कारण अगर एक शताब्दी में एक ही अचानक से इतने लोग बढ़ते हैं, तो उसकी हमके स्वास्थ्य की बढ़ोतरी, औसत उम्र में बढ़ोतरी, मृत्यु दर घटी। इतना जल्दी 100 वर्ष में इतने लोग बढ़े क्यों? इसमें क्या था? स्वास्थ्य सुविधा अच्छे से बढ़ी, जैसे पुनर्जागरण हुआ, औसत उम्र में वृद्धि हुई थी, मृत्यु दर घटी थी, स्थिर जन्म दर के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस जनसंख्या की आवश्यकता को पूर्ति के लिए हमें क्या चाहिए? कृषि, वन, खनिज, पशु संसाधनों के दोहन के स्थान पर उच्च तकनीकी के कारण शोषण प्रारंभ हुआ, जैसे संसाधनों का ह्रास, पारिस्थितिकी असंतुलन और प्रदूषण जैसी समस्याएं खड़ी हुई। पर्यावरण अध्ययन इस समस्याओं को समाधान हेतु प्रयास करता है। संक्षेप में हम कहते हैं कि पर्यावरण अध्ययन क्या है? पर्यावरण अध्ययन विषय का जन्म मानव हस्तक्षेप द्वारा परिवर्तित प्राकृतिक पर्यावरण के ह्रास के कुप्रभाव के कारण इस प्रकार के अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं का महत्व के लिए हुआ। अतः पर्यावरण का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके प्रबंधन, इसके नियोजन क्षेत्रीय और पारिस्थितिकी के अनुसार है। हम और देखेंगे, लास्ट है
अगर हम इसको समराइज करते हैं तो इसमें क्या निकलता है कि इसका अध्ययन और किस चीज़ों के लिए है। जैसे हम देखेंगे महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के स्तर पर शोध अपरिहार्य है। अपरिहार्य होता है कि ऐसी स्थिति जिसको छोड़ा ना जा सके, मतलब शोध एकदम चल रहा है। शोध हम देखेंगे विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्तर पे और विश्वविद्यालय स्तर पे एकदम चल रहा है पर्यावरणों पे, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसके पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और पर्यावरण के अवनयन के नए तथ्य प्रकाश में आते हैं। यही होता है शोध से, क्या होता है नई चीज़ें हमारे प्रकाश में लाते हैं, उसको उसी को तो शोध कहते हैं। पुरानी जो चीज़ है उसको नए तरीके से उसमें से कुछ और खोज के निकालना ही क्या होता है, शोध कहलाता है। रिसर्च कहते हैं, रिसर्च, सर्च के बाद रिसर्च वही। अतः स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान शोध के माध्यम से हो सकेंगे। आज हम एक चैप्टर पर्यावरण के महत्व को देखें, जिसमें हम आगे पर्यावरण शिक्षा के अन्य टॉपिक पे हम बात करेंगे।